अध्याय 13 युवा मास्टर का भव्य नौकर। निकोल ने वेदना में विलाप किया और प्राचीन नोटों को मेज पर फेंक दिया। उसने ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। उसने सोचा कि उसने एक कठिन समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। जाहिर तौर पर ऐसा नहीं था। वह छोटा कमीने सेठ, हालांकि वह ज्यादा नहीं था, फिर भी वह ट्यूलिप परिवार का भावी उत्तराधिकारी था, परिवार के नाम का वाहक। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इंपीरियल अकादमी से स्नातक होने से पहले सेठ के पास अभी भी 6 महीने थे। उसे स्नातक होना चाहिए। उसे परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ताकि महामहिम सम्राट ट्यूलिप परिवार को अगली पीढ़ी के ट्यूलिप परिवार ड्यूक बनने के लिए उत्तराधिकारी का पद प्रदान कर सके। हालांकि तब तक वह भाग चुका था। हालांकि वह हमेशा अपने तरीकों से विचित्र रहा है, लेकिन इस बार उसकी हरकतें वास्तव में अपमानजनक थीं। वह आदमी वास्तव में एक जहाज पर चढ़ गया और समुद्र की ओर निकल गया। अगर वे अब भी चले गए तो भी वे तेज होते, फिर भी वे सेठ को नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन यहाँ हमारे बारे में क्या? इंपीरियल अकादमी के बारे में क्या? स्नातक के बारे में क्या? स्नातक मत करो, क्या मजाक है? ट्यूलिप परिवार की एक पहचान यह थी कि साम्राज्य में पिछले सैकड़ों वर्षों में ट्यूलिप परिवार का एक भी उत्तराधिकारी ऐसा नहीं था जिसने इंपीरियल अकादमी से स्नातक न किया हो। उनका परिवार हमेशा से साम्राज्य का गौरव रहा है। यदि इस पीढ़ी के परिवार के सदस्य भाग गए और परीक्षा नहीं दी और महामहिम से ड्यूक की उपाधि प्राप्त नहीं की, तो यह न केवल अत्यंत शर्मनाक होगा, यह परिवार के लिए भी एक आपदा होगी। सेठ उपाधि प्राप्त करने के लिए योग्यता खो देंगे और ट्यूलिप परिवार ड्यूकडॉम की स्थिति खो देगा। यह बेहद भयावह था। निकोल की हताशा में वह इस धोखाधड़ी के साथ आई। हुआ यूं कि यह लड़का उसके घर में घुस गया और एक तरह से यह भी उसकी ही गलती थी कि सेठ भागने में कामयाब हो गया। इसके अलावा वह काफ़ी उपयुक्त लग रहा था। अपने व्यवहार से वह एक सभ्य युवक था। हालांकि उन्होंने एक गलती की, फिर भी उनका चरित्र स्वीकार्य था। उनकी तलवारबाजी भी अच्छी थी। वास्तव में यह सिर्फ निकोल खुद को आश्वस्त कर रहा था। रॉडी विशेष रूप से अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वह उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने में सफल रहा। दूसरी ओर सेठ को केवल बेकार कहा जा सकता था। इसके अलावा रॉडी एक सामान्य और महत्वहीन व्यक्ति था। उसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था। वह सेठ से थोड़ा बड़ा और थोड़ा मजबूत था। उसने सेठ को 3 महीने तक नज़रों से दूर रखने की योजना बनाई। इस 3 महीने में सेठ की काया के बारे में लोगों की याददाश्त उतनी साफ नहीं होगी जितनी पहले हुआ करती थी, और वह रॉडी को वजन कम करने की कोशिश भी कर सकती थी। 3 महीने बाद रॉडी गॉड स्माइल का इस्तेमाल करते हुए सेठ होने का नाटक करते हुए परीक्षा दे पाएगा। 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद रॉडी को परीक्षा पास करने में सक्षम होना चाहिए। यहाँ तक मास्टर ऑटम ने भी उनकी क्षमता को स्वीकार किया। वैसे भी भले ही रॉडी बहुत मजबूत न हो, वह कम से कम सेठ से ज़्यादा मजबूत तो होगा ना। एक बार जब रॉडी ने परीक्षा उत्तीर्ण की और स्नातक किया, तो वह सम्राट की आधिकारिक मान्यता प्राप्त करेगा और ड्यूक की उपाधि प्राप्त करेगा। इस तरह वह ट्यूलिप फैमिली को इस संकट से उबारने में मदद कर सके। हालांकि यह रॉडी के साथ थोड़ा अनुचित था, जिसने उसे गाड़ी पर हमला करने के लिए कहा था। यहाँ तक कि रात में उसके घर में घुसना और यहाँ तक कि वह काम भी करना। अपराध में भाग लेना उसकी अपनी गलती थी। स्थिति सुलझने के बाद शायद वह उसे शाही सेना में लाने के लिए अपने संपर्कों का उपयोग कर सकती है। इससे उसका भविष्य काफ़ी बेहतर होगा। इंपीरियल अकादमी में रहने, स्नातक होने और उसके बाद औसत जीवन जीने की तुलना में यह एक आसान जीवन होगा। शाही सेना में एक योद्धा को आसानी से पदोन्नत किया जा सकता था यदि उनके पास उत्कृष्ट सैन्य उपलब्धियां हों। लेकिन वो कान। निकोल ने गुस्से में उसके सामने लगभग सभी प्राचीन नोट फाड़ दिए। हालांकि उसने अपने गुस्से का विरोध किया, नोट्स को थामे रखा और धीरे धीरे इसे फिर से शब्द दर शब्द पढ़ा। काश वह महान ऋषि दांडोंग द्वारा लिखे गए उन शब्दों को समझ पाती। शायद इस भगवान की मुस्कान के बारे में महान संत दांडोंग के पास कुछ अन्य नोट थे। महान ऋषि दांडोंग, जो अपने बुढ़ापे में यहाँ रहे थे, उन्होंने इसका अच्छी तरह से अध्ययन किया होगा। दरअसल उन्होंने जीवन भर ऐसी चीज़ों का अध्ययन किया था। रॉडी, जो निकोल की नींद में था, 12 घंटे बाद ही उठा। जब वह उठा तो सबसे पहला काम उसने अपने कानों को छूना था। जब उसने अपने लंबे और नुकीले कानों को छुआ तो उसका दिल निराशा से भर गया। हालांकि वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने बगल में पलंग पर पड़ा शीशा उठाया और अपना चेहरा देखने लगा। हैश और तारांकन डॉलर। रोडी मदद नहीं कर सका, लेकिन शाप की एक स्ट्रिंग चिल्लाया। फिर वह कराह उठा और शीशे को वापस बिस्तर पर पटक दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? यद्यपि उनके मूल चेहरे पर एक बड़ा जन्मचिन्ह था जो इसे यिन यांग का चेहरा बना रहा था, यह उनके वर्तमान स्वरूप जितना भयानक नहीं था। एक व्यक्ति के बड़े जन्म चिन्ह हो सकते हैं, यह एक सामान्य बात थी। हालांकि रॉडी की बदसूरत उपस्थिति के लिए उपहास किया गया था। केवल महान छात्रों ने ही ऐसा किया था। गरीब सामान्य छात्रों ने इसलिए नहीं किया क्योंकि जन्मचिन्ह प्राकृतिक था। यह उन्हें उनके माता पिता ने दिया था। यह भाग्य था, इसमें उनका खुद का कोई कहना नहीं था। हालांकि यह बदसूरत था, फिर भी यह एक व्यक्ति का चेहरा था। इस बार अब ऐसा नहीं रहेगा। बड़ा बर्तमाक होना अभी भी इंसान था, लेकिन दुनिया में किसके इतने लंबे खरगोश के कान थे? मूल रूप से वह थोड़ा बदसूरत था, लेकिन कम से कम वह अभी भी इंसान था।
अब उसे शायद एक राक्षस के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। रॉडी ने एक पल के लिए आह भरी और बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। कमरे में कोई नहीं था, इसलिए रॉडी ने चारों ओर देखने का फैसला किया। कमरे के लेआउट के आधार पर यह स्पष्ट था कि यह शयनकक्ष घर के मालिक का था। डिज़ाइन और सजावट बहुत ही स्वादिष्ट लग रही थी। यहाँ तक जिस बड़े बिस्तर पर वह सोए थे उसकी बारीक नक्काशी भी बेहद उत्तम लग रही थी। मेज पर 2 फूलदान थे। यह स्पष्ट था कि वे कला के काम थे और बहुत सारे पैसे के लायक थे। एक तेल चित्रकला भी थी। हालांकि रॉडी को कला की कोई समझ नहीं थी, लेकिन वह एक नज़र से बता सकता था कि यह बाजार का कोई सस्ता सामान नहीं था। यह कहाँ है? रॉडी ने खुद से पूछा। फिर उसने मन ही मन सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं मिस निकोल के कमरे में सोया हो? लेकिन फिर उसने तुरंत निश्चितता के साथ उस आकर्षक विचार को ठुकरा दिया। असंभव, उनके साथ अभी भी उनका सामान्य ज्ञान था। हालांकि यह कमरा नौकर के कमरे या अतिथि कक्ष की तरह नहीं था। हो सकता है। रॉडी ने मुंह फेर लिया। इसी दौरान किसी ने दरवाजा खटखटाया। रॉडी चौंक गया और जल्दी से बिस्तर पर चला गया। उसने सहज भाव से बिस्तर पर पड़े कपड़े उठाए और अपना सिर लपेट लिया। वह पहले से ही एक राक्षस था और नहीं चाहता था कि कोई और उसके लंबे कान देखे। लकड़ी का बड़ा हेमलॉक दरवाजा धीरे से खोला गया था। एक सुंदर आकृति आई। हालांकि वह चांदी का घड़ा पकड़े हुए थी, फिर भी उसकी गति बहुत सुंदर थी। उसने अंदर देखा और कपड़े से लिपटे रॉडी को देखकर वह मुस्कुराए। उसकी आंखों में एक अजीब सी टकटकी थी, लेकिन वह जल्द ही गायब हो गई। हालांकि यह लड़की एक नौकरानी के कपड़ों में थी, लेकिन यह अपनी सहज सुंदरता और चमक को छुपा नहीं सकती थी। उसके कोमल नीले बाल समुद्र की कोमल लहरों जैसे थे। उसका एक सुंदर चेहरा भी था जिससे लोग उसे स्नेह से नहलाना चाहते थे। खासकर उसकी खूबसूरत आंखें। उसकी आंखों की एक झलक ही मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। ईमानदारी से कहूं तो रॉडी पहले से ही खाली था और उसका दिल कह रहा था, दयालु उच्च श्रेणी के परिवार वास्तव में अलग हैं। उनके सेवक भी कितने सुंदर हैं। दासी ने महसूस किया कि रॉडी उसे घूर रहा है और शर्मा गई। फिर उसने चांदी का घड़ा नीचे रख दिया और कहा, यंग मास्टर, अब आप कौन सी बुरी योजनाएं सोच रहे हैं? युवा मास्टर। रॉडी की आंखें चौड़ी हो गईं। लड़की ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने गलती की हो और अपनी जीभ बाहर निकाल दी और शर्माते हुए कहा, मैं अभी भी आपको सेठ कहने की हिम्मत नहीं करता। मैं अभी भी आपको फ़ोन करूंगा। यंग मास्टर, सेठ। रॉडी की आंखें अभी भी चौड़ी थीं। पर्याप्त। थोड़े गुस्से में अपने पैरों पर मुहर लगाते ही युवती शर्मा गई। मैं तुम्हारा चेहरा धोने आया था, लेकिन तुम मुझे धमका रहे हो। मैं छोड़ दूंगा। लड़की का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। यह देखकर कि रॉडी आगे नहीं बोल रहा था, युवती उसके पास गई और बोली, यंग मास्टर, आप फिर से शरारती हो रहे हैं। आपको हमेशा अजीब चीजें करना पसंद था। आपने अपना सिर कपड़ों से क्यों लपेटा? क्या यह शायद एक तरह का है कला? यह कहते हुए कि उसने रॉडी के सिर पर से कपड़े उतारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। रॉडी चिल्लाया और पीछे झुक गया।